Hello everyone. I hope everyone is fine. So without wasting of time, let's start करते हैं हम आज की वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बैंकिंग टर्म्स, जो बैंक में टर्म यूज़ होती हैं, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड टर्म लोन, इसमें क्लियर डिफरेंस क्या है वो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टर्म लोन। टर्म लोन होता क्या है? जो टर्म लोन होता है, बैंक टर्म लोन देता है 1 साल के ज़्यादा के लिए। ये टर्म लोन जो दिया जाता है, ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स एक्वायर करने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम होम लोन अप्लाई करते हैं, तो होम लोन का ड्यूरेशंस क्या होता है? वो 1 साल से ज़्यादा होता है। हम 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए होम लोन अप्लाई करते हैं। ऐसे ही कार लोन होता है, मशीनरी लोन होता है। तो होम लोन और ये टर्म लोन है जो, इसमें ईएमआई जाती है, मंथली ईएमआई। ईएमआई की फुल फॉर्म होती है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। तो ईएमआई में क्या होता है? ईएमआई में एक प्रिंसिपल पोर्शन प्लस इंटरेस्ट की हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो प्रिंसिपल पोर्शन क्या होता है? जो हम लोन लेते हैं बैंक से, मान लो हमने 50 लाख का लोन लिया, तो 50 लाख प्रिंसिपल पोर्शन होता है, और जो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वो भी हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो बैंक जो 50 लाख प्लस इंटरेस्ट, मान लो उस पर हमने 20 साल के लिए लोन लिया 50 लाख का, तो उसमें 20 लाख का और इंटरेस्ट लगा, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं। तो बैंक उसको मंथली ईएमआई में कन्वर्ट कर देता है। कितने साल? उसमें साल को पहले मंथ में कन्वर्ट करता है, फिर जितना वो प्रिंसिपल पोर्शन प्लस इंटरेस्ट ऐड कर जितनी अमाउंट बनती है उसको डिवाइड करता है नंबर ऑफ मंथ से। तो ईएमआई वो एक मंथ की अमाउंट आ जाती है जो हमने मंथली पेमेंट करनी होती है बैंक को, तो उसको ईएमआई बोलते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स एक्वायरमेंट के लिए दिया जाता है। उसके बाद मैं बात करूंगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, मीन्स अप टू 1 ईयर्स। 1 साल के अंदर इसका हमने पेमेंट करना पड़ता है। तो वर्किंग कैपिटल में 2 टर्म यूज होती हैं, एक होता है ओवरड्राफ्ट एंड सेकंड होता है कैश क्रेडिट। तो डिफरेंस क्या है इसमें ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट में? वो सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक लेमैन की लैंग्वेज में बताता हूँ। तो ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट में क्लियर डिफरेंस होता है डीपी का। जो कैश क्रेडिट होता है उसमें डीपी सैंक्शन लिमिट से कम सेट कर देता है बैंक। जो डीपी है वो इक्वल टू एंड लेस देन सैंक्शन लिमिट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 करोड़ की बैंक से लिमिट ली, तो बैंक ने मेरी डीपी सेट कर दी 80 लाख रुपया। तो मैं 80 लाख तक यूज़ कर सकता हूँ, मैं 80 लाख से ऊपर यूज़ नहीं कर सकता। तो ये डीपी मंथली चेंज होती रहती है। ये 80 से 90 लाख भी हो सकती है और 70 लाख पे रह सकती है। ये डिपेंड करता है हमारा लेवल ऑफ द स्टॉक एंड डेटर्स एंड क्रेडिटर लेवल क्या है हमारा। तो सबसे पहले पॉइंट यही है कि ए लमसम लिमिट अमाउंट इज गिवन टू द कस्टमर एंड ड्राइंग पावर रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। जो ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है, इसमें ड्राइंग पावर बिल्कुल सेम रहती है सैंक्शन लिमिट के बराबर। अगर बैंक ने 1 करोड़ की लिमिट सैंक्शन की है, तो पूरे साल आपको 1 करोड़ यूज़ करने को दिया जाता है। आप 1 करोड़ तक यूज़ कर सकते हो। आपको मंथली इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। तो 1 साल के बाद ये रिन्यू होती है। और कैश क्रेडिट में ये जो डीपी है, ड्राइंग पावर है, ये सेट की जाती है बेस्ड ऑन दी योर लेवल ऑफ द स्टॉक, डेटर एंड क्रेडिटर। तो डीपी सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये हमेशा कम होती है, एक्सेप्ट इन केस टीओडी एडहॉक ना लिया हुआ हो कस्टमर ने। कई बार टीओडी का मतलब होता है टेम्पोररी ओवरड्रॉन, एंड एडहॉक का भी होता है कि बैंक उसको थोड़े अमाउंट 10%, 20% लिमिट से ज़्यादा दे देता है। मान लो उसका सीजनल बिजनेस है, उसको रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आ गई, मान लो 1 करोड़ की उसकी सैंक्शन की थी, तो उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उसको ज़्यादा
बैंक ने उसको 10% ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए उसको 10% एक्स्ट्रा दे दी, तो 1,10,00,000। तो उस केस में डीपी हम ये ज़्यादा हो सकती है, अदरवाइज ये डीपी हमेशा सैंक्शन लिमिट से कम रहती है। तो सेकंड पॉइंट है नो नीड टू प्रोवाइड द स्टॉक स्टेटमेंट है इंक्लूडिंग डेटर एंड क्रेडिटर अमाउंट टू द बैंक ऑन मंथली बेसिस। डीपी में जो ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है, ओडी बोलते हैं इसको, इसमें कोई स्टॉक स्टेटमेंट नहीं जाती, बट कैश क्रेडिट लिमिट में स्टॉक स्टेटमेंट जाती है। उसके बेस पे ही बैंक डीपी सेट करता है, उसका मंथली स्टॉक कितना है, उसके डेटर कितने हैं, उसका क्रेडिटर कितना है, तो उसके बेस पे एक लिमिट की डीपी सेट की जाती है, ड्राइंग पावर सेट की जाती है। तो थर्ड पॉइंट है नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक ऑडिट वर्क, और जो ओडी लिमिट होती है उसमें कोई स्टॉक ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो